नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। आज गांधीनगर में आयोजित उनके अंतिम दर्शन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से पहुंचे, दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने रूपाणी के राजनीतिक योगदान को याद करते हुए कहा, विजय भाई का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक रहा है। गुजरात की राजनीति में उन्होंने एक मजबूत विकासोन्मुख भूमिका निभाई। उनके जाने से गहरी क्षति हुई है। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और अनेक विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में आमजन भी उमड़े। आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया विमान हादसे में ही उनकी मौत हुई थी। इस हादसे में 297 लोगों के मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। अभी भी डीएनए टेस्ट और लोगों की पहचान वो जारी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अमित शाह ने स्पेशली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया, परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। पूर्व सीएम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज दी गई। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, उसमें वो भी लंदन जा रहे थे, लेकिन एकाएक न जाने कितनी जिंदगियां काल के गाल में समा गई। 297 का आंकड़ा अब तक का है। विजय रूपाणी के प्रमुख कार्य क्या रहे, जिसके लिए उनको याद किया जा रहा है? डिजिटल गुजरात और ई गवर्नेंस पर जोर उन्होंने हमेशा दिया। जब बात गुजरात की आती, 2016 से 21 तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। प्रधानमंत्री मोदी के बाद में उसी अंदाज में प्रदेश को लेकर आगे बढ़े, जिस अंदाज में मोदी लेकर बढ़े थे। एमएसएमई सेक्टर को गति देने वाली नीतियां उनके समय में गुजरात में जो है वो दिखाई दी। कोविड के समय प्रशासनिक मोर्चे पर उनकी मजबूती रही, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी लाइन के प्रति पूरी तरह अगर समर्पित छवि वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का है तो उनमें से एक विजय रूपाणी। 2016-14 किस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम रहा। 2006 में राज्यसभा सांसद वो बने बीजेपी से, 2014 में विधायक बने, राजकोट पश्चिम से पहली बार जीते, 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ संभाली। ये अब देख सकते 2016 में मुख्यमंत्री बने, फर्स्ट टर्म जो इनका रहा। 2017 में दोबारा इनको सीएम बनाया गया। 2021 सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। 2025 में लुधियाना बायपोल में प्रचार, एआई फ्लाइट में सवार, एयर इंडिया की जो उनकी फ्लाइट थी उसमें वो सवार होकर जा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो विमान। लेकिन जो राजनीतिक सफर रहा विजय रूपाणी का, स्वर्गीय विजय रूपाणी का, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। कौन कौन से उनके द्वारा किए गए वो योगदान, जिसके लिए आज उनको याद किया जा रहा है। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के 2 दिवसीय दौरे पर थे। ये दौरा वैश्विक कूटनीति और आर्थिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण और अहम था। आपको बता दें कि 23 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की साइप्रस की पहली यात्रा है। दौरे के दूसरे दिन मोदी ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया में और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस की सरकार ने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस III से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ माक्रियोस तृतीय साइप्रस की ओर से प्रदान किया जाने वाला नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति आर्क बिशप माक्रियोस तृतीय के नाम पर रखा गया था। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि अब तक पीएम मोदी को कितने सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जब भव्य स्वागत हुआ उस दौरान की तस्वीरें हैं, और राष्ट्रपति भवन में जो बैठक हुई साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ में और सर्वोच्च सम्मान मिला, ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए खबर में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस को भारत का भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के बीच में व्यापार को $150 मिलियन के पार पहुंचाने की जानकारी भी दी गई। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि यह आंकड़ा दोनों देशों की वास्तविक क्षमता के मुकाबले कम है, साझेदारी और मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दौरान एक बिजनेस राउंड टेबल का आयोजन भी किया गया जिसमें दोनों देशों के सीईओज और व्यापारी वर्ग के लोग शामिल रहे। मोदी ने भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित किया। भारत की तकनीकी उपलब्धियां, डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में की गई प्रगति साझा की गई। विशेष रूप से यूपीआई तकनीक का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया, जो विश्व के डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा संभालती है। साइप्रस सहित कई देशों द्वारा इसे अपनाया भी जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात की, जहां उनका परिवार पारंपरिक तरीके से वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ। मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की वैश्विक छवि को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें प्रवासी भारतीयों की भागीदारी अहम है। ये यात्रा भारत साइप्रस संबंधों में नई ऊर्जा का संचार है, जो दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रयास, आर्थिक विस्तार और तकनीकी साझेदारी को एक नई दिशा दे रही है। साइप्रस में सफल कार्यक्रम के बाद मोदी 17 जून को कनाडा के कनास्किस शहर के लिए रवाना होंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन उनकी इस महत्वपूर्ण विदेश यात्रा का अगला पड़ाव होगा, जिसमें वे वैश्विक मुद्दों पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा वैश्विक कूटनीतिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग के अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा, वो भी ऐसे समय में जब तुर्की लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, एक साफ और सख्त संदेश देता है कि भारत न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत करेगा, बल्कि अपने विरोधियों को चारों तरफ से घेरने की कला भी खूब जानता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घातक कार्रवाई तक भारत की पूरे विश्व पर यही नजर थी। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ। इसलिए भारत ने दुनिया भर में इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा, जिसके बाद इस लड़ाई में भारत को कई देशों का समर्थन मिला। और पीएम मोदी के साइप्रस दौरा भी एक स्ट्रेटेजिकल हिस्सा ही है। आइए अब सरल शब्दों में हम आपको इस दौरे की क्रोनोलॉजी को डिकोड करते हैं। दरअसल तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की, और इससे पहले भी कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत के खिलाफ खुलकर बोलता रहा। अब सवाल ये कि साइप्रस के दौरे से तुर्की का क्या संबंध है। दरअसल 1974 से तुर्की और साइप्रस के बीच तनाव चला रहा है। जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब तुर्की की समुद्री सीमाओं और प्राकृतिक गैस भंडारों पर दावेदारी ने साइप्रस, ग्रीस और यूरोपीय संघ के साथ उसके तनाव को और बढ़ाया था। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ खड़ा होना तुर्की की आक्रामकता को खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है कि दुश्मन की अब खैर नहीं। बात करें भारत और साइप्रस के संबंधों की, तो साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया। 1998 के परमाणु परीक्षण, 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर साइप्रस का समर्थन अटल रहा। आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर साइप्रस ने कभी तुर्की या पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। पीएम मोदी का ये दौरा, हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। अब इस दौरे का सीधा और साफ संदेश ये है
कि भारत की कूटनीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि एक सक्रिय और आक्रामक है। तुर्की के विरोधी देश जैसे ग्रीस, आर्मेनिया, मिस्र और अब साइप्रस के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते तुर्की को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं। ये देश तुर्की की आक्रामक नीतियों से परेशान हैं और भारत इनके साथ सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत कर तुर्की पर दबाव बना रहा है। साइप्रस दौरा इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है जो तुर्की को ये दिखाता है कि भारत उसकी हरकतों का जवाब देना जानता है और अब तुर्की और पाकिस्तान चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इतना ही नहीं, साइप्रस दौरे के बाद पीएम मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि भारत न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका है। तुर्की जैसे देशों को घेरने के साथ भारत उन देशों के साथ दोस्ती को बढ़ा रहा है जो इसके हितों का समर्थन करते हैं। सुदर्शन ब्यूरो। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ काफी गंभीर होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। जहां आज जंग का चौथा दिन है, रविवार रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान स्थित विदेश मंत्रालय पर ही मिसाइल दाग दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी निशाना साधा था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हमले में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं। 1277 से अधिक लोग घायल बताए गए। अमेरिका में स्थित एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप का दावा है कि इजराइल हमले में ईरान में मरने वालों की संख्या 406 के पार है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर जोरदार पलटवार किया। सोमवार सुबह ईरान ने सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागी। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, 67 यहां घायल बताए गए। अब तक ईरानी हमले में इजराइल में 20 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। CNN की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग बुरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर वो जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सिर्फ तेहरान में 200 से ज्यादा लोग इजरायली हमलों में जान गंवा चुके हैं। तेहरान के एक निवासी ने बताया कि पूरे शहर में कोई सुरक्षित शेल्टर नहीं है जहां लोग जाकर अपनी जान बचा सकें। लोग बमबारी से बचने के लिए उत्तर दिशा की ओर भाग रहे हैं, विशेष तौर पर कैस्पियन सागर की तरफ। इजराइल ने रविवार को चेतावनी जारी की थी कि जो लोग हथियार बनाने वाले इलाकों में या सैन्य ठिकानों के पास रहते हैं वो तुरंत उन जगहों को छोड़ें क्योंकि खतरा वहां बहुत ज्यादा है। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को और तेज करने के संकेत भी साथ साथ में दिए हैं। ईरान ने भी कह दिया कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब भी हम उसी प्रकार से देते रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट हैं। इस संघर्ष के चलते क्षेत्र में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आम नागरिकों के लिए हालात हर घंटे मुश्किल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील भी कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल सफल होती दिखी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष आगे बढ़ा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को संकट में डाल देगा। अमेरिका और रूस जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है और कहा है कि निर्दोष लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 जो शुरू किया उसके बाद किस प्रकार से मिसाइलें दागी गई इजराइल के ऊपर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान संघर्ष से संबंधित ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 F-35 जेट है वो गिरा दिए गए, ऐसा दावा किया गया। बढ़ेंगे आगे, देखिए मध्य पूर्व की धरती पर किस प्रकार से ज्वाला धधक रही है वो हमने आपको दिखाया, मौजूदा अपडेट क्या, लेकिन बीते दिनों क्या क्या हो रहा है वो अब इस खबर के माध्यम से जान लीजिए। मिसाइलों की बौछार लगातार जारी है दोनों देशों के दूसरे के ऊपर। तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय, ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा अहम ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। शुरुआती 2 दिनों की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 138 ईरानी मारे जा चुके थे शुरुआती 2 दिनों में। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही कि 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा टॉप कमांडर इसमें शामिल रहे जिनकी मौत हुई। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो परमाणु बम वहां बना रहे थे, जिसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे अमेरिका और इजराइल को
एतबार है और वो लगातार इस चीज़ की मुखालफत करते आ रहे हैं कि वो यहाँ परमाणु परीक्षण नहीं होने देंगे। खैर, 350 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए। शुरुआती 2 दिनों में ही ये आंकड़ा है। ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है ताकि इजराइल की मिसाइलों को रोका जा सके। वहीं ईरान ने भी पलटवार में 150 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी। इसमें 13 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, 300 से ज़्यादा यहाँ भी घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट भी बंद है। इजरायली इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि चालू होने से 6 घंटे पहले इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। विदेशों में फंसे इजरायलियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके, इसके लिए एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ईरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो वो भी तो हमले रोक देगा। इस दौरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राजनयिक भी मौजूद थे। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि ईरान ने पहले भी बातचीत का मौका गंवाया है। अब अगर वो वार्ता चाहता है तो यूरोप के लिए खतरा ना बने। ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से जर्मनी ने भी ईरान को समझाया है। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकानों पर भी शिफ्ट किया गया। ये भी हम आपको बता दें, 138 ईरानी, 13 इजरायली मरे हैं अब तक। ये सूचनाएं जो मिल पा रही हैं, जो भीषण संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच, उससे संबंधित ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। से कमेंट नहीं कर रहा यार। क्या कांग्रेस जातिगत जनगणना की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की नई राजनीति कर रही है क्या? कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार दोबारा से जातिगत जनगणना कराने जा रही है, लेकिन यह फैसला राज्य की कैबिनेट का नहीं है बल्कि कांग्रेस आलाकमान का बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब 2015 की रिपोर्ट पर अमल नहीं होना था तो उस पर जनता के 163 करोड़ भाई क्यों खर्च किए और अब फिर से सर्वे कराने की तैयारी क्यों हो रही है? बीजेपी इसे कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने का एक प्लान बता रही है। आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी के नाम पर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाना चाहती है और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। कांग्रेस पर ओबीसी के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। तो क्या ये जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है या फिर सिर्फ एक सियासी दांव? और सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक में जातिगत जनगणना दोबारा कराने का फैसला कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने की साजिश है क्या? क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? जब 163 करोड़ खर्च हो चुके थे तो पहले की रिपोर्ट क्यों ठुकरा दी गई? क्या जातिगत सर्वे समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का हथियार बन रहा है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जो ओरिजिनल रिपोर्ट कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की, जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। चलिए, इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।